नमस्कार दोस्तों। कहानी तिलक और उन पे चले राजद्रोह के मुकदमे की। आज़ादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आज़ादी के सवाल को लेकर सबसे ज्यादा जुझारू संघर्ष उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया। 1856 में जन्मे तिलक ने स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। जीजी आगारकर के साथ उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से दो अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। 1888 में उन्होंने खुद इन दोनों अखबारों का संपादन संभाला और उनके जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना शुरू किया। साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए भी जनता को प्रेरित करने का काम शुरू किया। तिलक एक निडर, साहसी, बेलाग बोलने वाले पत्रकार थे, जिनकी भाषा स्पष्ट, सरल और सीधी चोट करने वाली थी। तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने का एक और अद्भुत तरीका खोजा। सारे महाराष्ट्र में अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव को उन्होंने पहली बार 1893 में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति पूजा के इस महोत्सव में गीतों, भाषणों और अन्य तरीकों से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी। इसके बाद 1896 में शिवाजी जयंती पर मनाए जाने वाले समारोहों का भी उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय संघर्ष के लिए युवा मराठियों को तैयार किया। इसी साल उन्होंने कपड़े पर लगे उत्पाद शुल्क के विरोध में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया। शायद वह सबसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसलिए इन लोगों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1896-97 में पूना सार्वजनिक सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तय की गई संहिता की मराठी प्रतियां छपवाकर उन्होंने हजारों की तादाद में बंटवाई। किसानों से अपील की कि अगर अकाल के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हों तो वे भू राजस्व या लगान कतई अदा न करें। 1897 में पूना में प्लेग फैल गया। सरकार ने घर घर तलाशी ली ताकि रोगियों को बाकी लोगों से अलग ले जाकर अस्पतालों वगैरह में रखा जा सके। प्लेग फैलने के कारण कई नेता पूना छोड़कर चले गए, लेकिन तिलक वहीं रहे। उन्होंने प्लेग से निपटने की सरकारी कोशिशों का समर्थन किया और खुद भी राहत कार्य शुरू किया। लेकिन प्लेग पीड़ितों के प्रति अपनी सरकारी अफसरों के बेरहम और हृदयहीन रवैये की उन्होंने कटु आलोचना की। सरकारी अफसरों के रवैये के प्रति जनता में जबरदस्त गुस्सा था और यह गुस्सा फूटा 27 जून 1898 को, जब चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आस्ट की हत्या कर दी। यूं सरकार के प्रति जन आक्रोश 1894 से उभरना शुरू हो गया था। सरकार की लेवी और कर नीति, मुद्रा नीति और अकाल नीति को लेकर लोगों में खासा असंतोष था। भारतीय अखबारों ने भी इस असंतोष को स्वर दिया और सरकार पर तीखे प्रहार किए। माहौल कुछ ऐसा बनने लगा था कि राष्ट्रवादी नेताओं का रुझान धीरे धीरे संघर्ष की दिशा पकड़ता जा रहा था। जाहिर है ब्रिटिश सरकार को स्थिति का पूरा एहसास था और वह भारतीय प्रेस को सबक सिखाने का मौका तलाश रही थी। महाराष्ट्र में तिलक की एक ऐसी हस्ती थे जो जुझारू संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे थे और उग्र राष्ट्रवादियों में सबसे अग्रणी गिने जाते थे। उनकी पत्रकारिता भी बहुत मुखर थी, लोगों पर उनका जबरदस्त असर था। रैंड की हत्या से सरकार को बहाना मिल गया। ब्रिटिश स्वामित्व वाले अखबारों और नौकरशाही ने तिलक के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया। रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। सरकार ने पूरी कोशिश की कि तिलक को सीधे सीधे इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन उनके खिलाफ वह कोई सबूत ही नहीं जुटा सकी। फिर तिलक ने अपने अखबार के जरिए इस हत्याकांड की निंदा भी की थी और कहा था कि यह पागलपन की हद है। लेकिन साथ ही इस मामले में उन्होंने सरकारी रवैये की भी आलोचना की थी और कहा कि यह प्रेस का बुनियादी काम है कि वह गलत बातों को उजागर करे और लोगों को यह बताए कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए किस तरह लड़ना चाहिए। सरकार ने फैसला किया कि तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वह लोगों में सरकार के प्रति नफरत फैला रहे हैं। 27 जुलाई 1897 को तिलक गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायाधीश स्टेची की अदालत में मुकदमा चला। जूरी में 6 यूरोपीय और 3 भारतीय सदस्य थे।
तिलक पर जो आरोप लगाए गए थे उसके लिए केसरी के 15 जून के अंक में छपी 2 सामग्रियों को आधार बनाया गया। एक तो तिलक का भाषण जिसमें उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या किए जाने का औचित्य सिद्ध किया था। दूसरी एक कविता जिसका शीर्षक था शिवाजी के उद्गार। यह कविता कुछ दिनों पहले शिवाजी जयंती के समारोह में एक युवक ने पढ़ी थी। शिवाजी के उद्गार कविता में उस युवा कवि ने लिखा था कि शिवाजी वर्तमान युग में फिर से पैदा हो गए हैं और अपने देशवासियों से कह रहे हैं, उफ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं अपने देश की तबाही। हमारे देश से लक्ष्मी को विदेशी अपने करों से खींचे लिए जा रहे हैं। पापी अकाबाया अपने साथ अकाल को लेकर सारे देश भर में बर्बादी मचा रहा है। और यह सब देखते हुए भी कैसे ये सारे राजा नेता जनाने बने बैठे हुए हैं, शतरंज के मोहरों की तरह निरीह। तिलक ने अफजल खां की हत्या के बारे में जो कुछ कहा था उसे सरकार ने भड़काने वाली कार्रवाई माना और आरोप लगाया कि रैंड की हत्या इसी का नतीजा थी। कुल मिलाकर तिलक पर यह अभियोग लगाया गया कि वह अपने अखबारों के जरिए यह प्रचारित करते रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी कीमत पर उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। जाहिर है कि तिलक पर लगाया गया यह अभियोग गलत नहीं था, पर तब गांधी युग शुरू नहीं हुआ था। यह रणनीति नहीं बनी थी कि अदालतों में स्वतंत्रता सेनानी अपने खिलाफ लगे अभियोगों की सफाई न दें। त्याग की राजनीति और सत्याग्रह का जमाना शुरू नहीं हुआ था। उस समय तिलक को यह साबित करना था कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह कानून की सीमा के भीतर रहकर ही कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए अभियोगों का खंडन किया और कहा कि विदेशी शासन के प्रति नफरत फैलाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। विदेशी शासकों का मुकाबला करने की अपनी इसी पुरानी शैली का इस्तेमाल करते हुए तिलक ने त्याग और दृढ़ता का अनूठा उदाहरण पेश किया। वह जानते थे कि वह एक नए किस्म की राजनीति शुरू कर रहे हैं जिसे जनता का विश्वास तभी मिल सकता है जब इस राजनीति को नए किस्म का नेतृत्व दिया जाए, यानी जल्दबाजी से काम न लेकर धीरे धीरे बुनियाद को पुख्ता किया जाए। संपूर्ण परिवर्तन की बात अभी ही कहने का मतलब होगा सत्ता के दमन को बुलावा देना, और किसी संगठित प्रतिरोध के अभाव में यह दमन इतना निरंकुश हो जाएगा कि समूचे संघर्ष का ही गला घोंट देगा और नेताओं से जनता को अलग थलग कर देगा। कुछ दोस्तों ने तिलक पर दबाव डाला कि वह अपने भाषण में कहे गए कुछ आपत्तिजनक शब्द वापस ले ले और माफी मांग ले। तिलक ने साफ कर दिया कि उनका जवाब था, लोगों के बीच मेरी स्थिति एक नेता के रूप में इस पर निर्भर करती है कि मेरा चरित्र क्या है और कैसा है। उनका लक्ष्य यह है कि पूना के नेताओं को किसी तरह बेइज्जत कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, लेकिन कम से कम मेरे मामले में वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि हम सब जनता के सेवक हैं। अगर इस नाजुक घड़ी में हम साहस से काम नहीं लगें तो इसका मतलब होगा जनता के साथ विश्वासघात करना। तिलक के मुकदमे में जूरी ने 6-3 के मतों से तिलक को अपराधी ठहराया। तीनों भारतीय सदस्यों की राय में तिलक ने अपराध नहीं किया था, पर न्यायाधीश स्टची और जूरी के 6 यूरोपीय सदस्यों के इरादे तो कुछ और ही थे। तिलक को 18 महीने की कड़ी कैद की सजा दी गई, वह भी तब जबकि तिलक बम्बई धारा सभा के सदस्य थे। इसी तरह बम्बई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न मामलों में कड़ी सजाएं दी गईं। तिलक को सजा दिए जाने के फैसले का देश भर में जबरदस्त विरोध किया गया। राष्ट्रवादी अखबारों और राजनीतिक संगठनों ने मानव अधिकारों और प्रेस की आजादी पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। देशव्यापी इस संघर्ष में वे लोग भी साथ थे जो तिलक की थोड़ी बहुत आलोचना भी किया करते थे। कई अखबारों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर चारों तरफ काली पट्टियां और कई अखबारों ने विशेष संस्करण निकाले जिसमें प्रेस की आजादी के लिए तिलक के संघर्ष की सराहना की गई थी। लंदन में भारतीय अप्रवासियों की सभा में भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। इस तरह तिलक रातों रात अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। आत्म बलिदान की वह सरकार प्रतिमा माने जाने लगे। उनकी एक छवि बनी एक ऐसे नेता की जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क न हो। तिलक जनता से संघर्ष की अपीलें करते थे तो उन्होंने खुद भी संघर्ष करके दिखाया। जब 1897 में अमरावती कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत भावुक होकर तिलक के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें सजा मिलने पर आज सारा देश रो रहा है, तो सारे लोग तिलक के सम्मान में खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट ने काफी देर तक माहौल को गुंजाए रखा।